नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल कलावर्ग में। और अपनी आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 11th क्लास के राजनीति विज्ञान विषय का दूसरा अध्याय चुनाव और प्रतिनिधित्व। अपने इस अध्याय में हम जो मुख्य बिंदु है जिन पर हम प्रकाश डालेंगे, जिनको हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, चुनाव और लोकतंत्र और भारत में चुनाव व्यवस्था और चुनाव सुधार, इन तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था उसी से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालते हैं। सबसे पहले कि प्राचीन यूनान के नगर राज्य जो थे वे प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण माने जाते थे। पेपर में प्रश्न आ जाता है कि प्राचीन समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण किसको माना जाता था। तो फिर प्राचीन यूनान में नगर राज्यों को नगर राज्यों को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण माना जाता था। अब इसमें भी अनेक लोगों को स्थानीय सरकारें, खास तौर से ग्राम सभाएं, ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण लगता था। क्यों? क्योंकि जो ग्राम सभा होती है लोकतंत्र का सबसे पहला पायदान है, जहां पर जनता अपने प्रतिनिधि से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ती है। इसके बाद है कि निर्वाचन किसे कहते हैं, चुनाव या निर्वाचन। पेपर में ये प्रश्न आ जाता है, आपको अच्छे से समझना है इसको। देखो, नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो देश के शासन और प्रशासन को चलाने के लिए सक्रिय रूप से देश की राजनीति में भाग लेते हैं। प्रतिनिधियों के चुनने की जो ये प्रक्रिया है, इसी को ही निर्वाचन या चुनाव कहा जाता है। चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट है। चुनाव कहते किसे हैं? तो प्रतिनिधियों को चुनने की प्रक्रिया को हम चुनाव कहते हैं। अब लोकतंत्र के प्रकार पर आते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है जहां पर हम अपने प्रतिनिधि को प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, मतलब हम खुद वोट दे करके जिन प्रतिनिधियों को चुनते हैं वो हमारे लिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण है। और अप्रत्यक्ष के उदाहरण है हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो हमारे लिए और प्रतिनिधियों को चुनते हैं, वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। जैसे हम अपने लिए विधायक, पार्षद, इनको चुनते हैं, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इनको चुनते हैं, यही हमारे लिए राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो जिनको हमने चुना वो प्रत्यक्ष रूप से, और जो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चुने गए वो अप्रत्यक्ष रूप से। देखिए, राष्ट्रपति कभी आपके दरवाजे पर वोट मांगने के लिए नहीं आए होंगे। क्यों? क्योंकि वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं जनता के द्वारा। जनता ने उन्हें नहीं चुना, लेकिन जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों ने उनको चुना है, इसीलिए इसको अप्रत्यक्ष कहा जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं भारत में चुनाव व्यवस्था की। सबसे पहली बात इसमें आ जाती है कि भारत में मत कौन दे सकता है, वोट कौन कर सकता है। तो मतदान का अधिकार भारत में प्रत्येक उस नागरिक को है, उस व्यक्ति को है जिसकी आयु 18 वर्ष हो गई है और मतदाता सूची में जिसका नाम है, उन्हें अपना पंजीकरण कराया है मतदाता सूची में, तो वह व्यक्ति वोट डाल सकता है, अपने देश की राजनीति में भाग ले सकता है। अब चुनाव लड़ने के योग्य कौन है? देखिए, प्रत्येक पद के लिए चुनाव लड़ने की अलग अलग योग्यता है और एक आयु निश्चित की गई है। तो जब आप उस आयु को प्राप्त कर लेते हैं, जैसे लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपको 25 वर्ष की आयु चाहिए होती है। जब आप 25 वर्ष के हो जाएंगे तो आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकेंगे। इसीलिए इसी तरीके से राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की आयु चाहिए। राज्यसभा के सदस्यता प्राप्त करने के लिए आपको 30 वर्ष की आयु चाहिए होती है। और चुनावों में भाग लेने के लिए, अपने देश की राजनीति में भाग लेने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है अपनी आयु 18 वर्ष प्राप्त करने की। अब बात आती है कि भारत में चुनावों को देखरेख कौन करता है। तो भारत में चुनावों की देखरेख का काम करता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग केंद्रीय स्तर पर अलग चुनाव आयोग है और राज्य स्तर पर अलग से चुनाव आयोग है। जो राज्य के लिए चुनाव आयोग होता है उनको राज्य चुनाव आयोग कहा जाता है, और केंद्रीय स्तर पर हमारा भारतीय चुनाव आयोग है। तो भारतीय चुनाव आयोग जो है वो पूरे देश के लिए चुनाव कराते हैं। जैसे लोकसभा के चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, ये सारा काम कराने की जिम्मेदारी होती है भारतीय चुनाव आयोग पर।
ठीक है, जो हमारा केंद्रीय चुनाव आयोग है उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है। दूसरी बात आ जाते हैं, जैसे राज्यों में विधानसभा के चुनाव कराने हैं। प्रत्येक राज्य की अपनी अलग अलग विधानसभाएं होती है, प्रत्येक राज्य का अपना अलग अलग राज्य चुनाव आयोग होता है जो राज्य के अंदर चुनाव कराने का कार्य करता है। यही राज्य चुनाव आयोग भारत में स्थानीय स्तर के चुनावों को भी संपन्न कराता है। इसके बाद आता है कि मतदाता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनते हैं। देखिए, हम दो तरीके से चुनते हैं, एक तो प्रत्यक्ष रूप से और एक अप्रत्यक्ष रूप से। जिनको हम खुद वोट देकर चुनते हैं उनको हमने प्रत्यक्ष रूप से चुना, और जो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जिनको चुनते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप हुआ चुनाव का। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है कि मतगणना कैसे होगी और प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा। देखिए, प्रतिनिधियों का चुनाव या तो प्रत्यक्ष रूप से होगा या फिर अप्रत्यक्ष रूप से होगा। ठीक है, और मतगणना की बात आती है तो ये सभी कार्य चुनाव आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। अब भारत में चुनाव व्यवस्था के लिए देखिए एक ऐसी प्रणाली अपनाने की बात हमारे संविधान निर्माताओं ने सोची, जिससे कि भारत का जो एक अनपढ़ व्यक्ति भी है वो भी आसानी से उस व्यवस्था को, उस प्रणाली को समझ सके। अब हमें ज़रूरत क्या पड़ी कि ऐसी प्रणाली अपनाई जाए जिसको एक अनपढ़ व्यक्ति भी आसानी से समझ सके, क्योंकि हमारे देश की बहुत बड़ी जनसंख्या अशिक्षित थी और ऐसी प्रणाली हम अपनाना चाहते थे जो सबकी समझ में आए। इसीलिए हमने अपनाया जो सबसे आगे वही जीत की प्रणाली को। ठीक है, इसको आसानी से कोई भी समझ सकता है, एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है, उसको भी हम इसको बहुत आराम से समझा सकते हैं कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगी वह व्यक्ति जीत जाएगा। अब गिनती तो सभी को आती है, काउंटिंग सभी कर लेते हैं, तो इसको आसानी से हर कोई समझ सकता है। भारत में चुनाव किस प्रकार से कराए जाते हैं, देखिए इसके लिए पूरी एक व्यवस्था होती है जो चुनाव आयोग को करनी होती है। सबसे पहले क्या होता है, लोकसभा के चुनावों की हम बात कर लेते हैं। पूरे देश को 543, ठीक है, 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुनकर आता है लोकसभा के लिए। उस निर्वाचन क्षेत्र में जिस प्रत्याशी को सबसे ज़्यादा वोट मिलेगी वह प्रत्याशी निर्वाचित या विजयी घोषित कर दिया जाएगा। देखिए कितना सिंपल है ना, कि हमने अपने पूरे देश को, पूरे भारत को 543 निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया और हर निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि आना है। बहुत सिंपल बात है। अब कैसे हम पता लगाएंगे कि कौन जीता है? जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगी वह व्यक्ति जीत जाएगा, उसी को विजयी घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें इसमें ध्यान रखनी है कि जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशी से अधिक वोट मिल जाते हैं उसे ही निर्वाचित हम घोषित कर देते हैं। विजयी प्रत्याशी के लिए यह जरूरी नहीं है कि कुल मतों का बहुमत मिले। भारत में ये जरूरी नहीं है, जो सबसे आगे वही जीत की प्रणाली में ये जरूरी नहीं है कि प्रत्याशी को बहुमत की प्राप्ति हो। बहुमत का मतलब होता है आधे से अधिक वोट मिलना उसको जरूरी नहीं है। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, जो सबसे आगे वही जीत की प्रणाली हम इसको कहते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इसको हम कहते हैं। ठीक है, चुनावी दौड़ में जो प्रत्याशी अन्य प्रत्याशी के मुकाबले सबसे आगे निकल जाता है वही विजयी होता है, वही जीत जाता है। इसे बहुलवादी व्यवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अपने उदाहरण की तरफ वापस आते हैं कि चलिए उदाहरण को हम छोड़ देते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम सिर्फ उन्हीं की तरफ चलते हैं। अब हम दूसरी प्रणाली की तरफ चलते हैं, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। देखिए, भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए ही अपनाई गई है। अब इसके भी दो प्रकार है। जो हमारे समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली है, इसके दो प्रकार है। एक वो प्रणाली जो नीदरलैंड में अपनाई गई है और दूसरी प्रणाली जो इजराइल में अपनाई गई है। अब इसमें होता क्या है, देखिए इजराइल में जब वोटों की गिनती हो जाती है, मतगणना हो जाती है, उसके बाद प्रत्येक पार्टी को संसद में उसी अनुपात में सीटें दे दी जाती है जिस अनुपात में उन्हें वोटों में हिस्सा मिलता है। मतलब जिस अनुपात में वोट उनको प्राप्त होती है उसी अनुपात में उनको सीटें दे दी जाती है, राजनीतिक दलों को सीटें दे दी जाती है। इसके बाद
अब आगे क्या होता है कि प्रत्येक पार्टी चुनावों से पहले अपने प्रत्याशियों की एक मतगणना या प्राथमिकता, इसको हम कहेंगे, प्रत्येक पार्टी अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी कर देती है। उसके बाद अपने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची से चुन लेती है, खुद ही जारी करेगी सूची और खुद ही उसमें से चुन लेगी। जितनी सीटों का कोटा उसे दिया जाता है, चुनावों की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली उसको कहते हैं। मतलब समान अनुपात में सीटें देने की प्रणाली। चलिए, ये हुई हमारे समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। दूसरी तरफ हम आते हैं, देखिए ये थी इजराइल और नीदरलैंड में जो प्रणाली अपनाई गई है। क्या अपनाई थी कि मतगणना के बाद प्रत्येक पार्टी को संसद में उसी अनुपात में सीटें दे दी जाती है जिस अनुपात में उनको वोटों की प्राप्ति होती है या वोटों में उनको हिस्सा मिलता है। दूसरी प्रणाली की तरफ हम जाते हैं जो अर्जेंटीना और पुर्तगाल में देखने को हमें मिलती है। तो इसमें क्या होता है कि पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। मतलब बहुसदस्य, जहाँ से एक निर्वाचन क्षेत्र से बहुत सारे सदस्य आने होते हैं, तो मतलब पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र ये मान लेते हैं। अब प्रत्येक पार्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाना है ना। इन दोनों ही रूपों में मतदाता राजनीतिक दलों को ही वोट देते हैं। अब वोटिंग होगी राजनीतिक दलों को, व्यक्तियों को वोट नहीं देते। हम जैसे व्यक्तियों को वोट देते हैं, वहाँ पर व्यक्तियों को वोट देने की प्रणाली नहीं है। दोनों ही जगह पर भारत में हम किसको वोट देते हैं? एक व्यक्ति को, व्यक्ति के नाम को हम वोट देते हैं ना। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जैसे हम राजनीतिक दल मान लेते हैं कि भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के माध्यम से चुनाव होने हैं, तो अगर इसके माध्यम से चुनाव होने हैं तो हम किसको वोट देंगे? हम देंगे भाजपा को वोट, हम देंगे कांग्रेस पार्टी को वोट, हम देंगे आम आदमी पार्टी को वोट, हम देंगे बहुजन समाज पार्टी को वोट, है ना, हम देंगे तृणमूल कांग्रेस को वोट। मतलब इसी तरीके से हम किसको वोट दे रहे हैं? हम वोट दे रहे हैं राजनीतिक दल को, हम किसी व्यक्ति को वोट नहीं दे रहे हैं। तो जिस प्रणाली में हम राजनीतिक दलों को वोट देते हैं वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाली हमारी प्रणाली होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, देखिए जो इज़राइल के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इज़राइल की जो विधायिका है उसको नेसेट कहा जाता है, नेसेट। इसके जो चुनाव होते हैं वो केवल 4 वर्षों के लिए होते हैं। जैसे भारत में 5 वर्षों के लिए विधायिका के चुनाव होते हैं ना, इसी तरीके से इज़राइल में भारत में 5 वर्षों के लिए चुनाव होते हैं, इज़राइल में 4 वर्षों के लिए विधायिका के चुनाव कराए जाते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं इन दोनों ही प्रणालियों में अंतर स्पष्ट करने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर में पूछ लिया जाता है कभी कभी प्रश्न हमारा, 6 या 4 नंबर में, कितने में भी आ सकता है। तो सबसे पहले देखिए सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत की प्रणाली और दूसरी समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, इन दोनों के बीच में हम अंतर स्पष्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली है, इसमें किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक ही निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है और पूरा का पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र के रूप में गिना जाता है। जबकि जो सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत की जो प्रणाली होती है, इसमें देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से हमारा एक प्रतिनिधि चुनकर आता है। अब समानुपातिक प्रतिनिधित्व में क्या होता है कि एक निर्वाचन क्षेत्र से कई सारे प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जबकि सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत वाली प्रणाली से एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि चुनकर आता है। फिर समानुपातिक प्रणाली में व्यक्ति जो मतदाता होते हैं वो पार्टी को वोट देते हैं, जबकि सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत वाली प्रणाली में मतदाता व्यक्ति को वोट देते हैं या प्रतिनिधि को वोट या प्रत्याशी को वोट देते हैं। समानुपातिक प्रणाली में हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें मिलती है, जबकि सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत वाली प्रणाली में पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल सकती है। मतलब जिस पार्टी से जितने प्रत्याशी जीते हैं वही सब जीत कर वहाँ पर आएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है,
जिस पार्टी को जितनी वोट मिली है उसी के अनुपात में उनको सीटें दी जाएंगी समानुपातिक में। और सर्वाधिक में क्या होगा, जो जितनी सीटें जीता उसको उतनी ही सीटें उनको प्राप्त हो जाएगी, जितने व्यक्ति जीत जाएंगे। समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाली प्रणाली में जो उम्मीदवार विजयी होता है उसको बहुमत मिलना जरूरी होता है। मतलब आधे से 100, अगर किसी जगह पर हम मान लेते हैं कि 100 वोट है तो 100 में से उसको कम से कम 51 वोट यदि मिलती है तो ही वो व्यक्ति जीता हुआ उसको शो किया जाएगा। मतलब वही व्यक्ति विजयी होगा जिसको 51 वोट मिलेगी, 51 या 51 से ज़्यादा वोट मिलेगी। जबकि जो सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत की जो प्रणाली है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसमें केवल हम ये देखते हैं कि किसको सबसे ज़्यादा वोट मिली, बहुमत मिला या नहीं मिला ये नहीं देखते। समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली इजराइल और नीदरलैंड। ठीक है, हमने इजराइल और नीदरलैंड में अपनाई गई है। और जो सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत की जो प्रणाली है वो यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूके, ब्रिटेन और भारत में अपनाई गई है। ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया, बहुत अच्छा। अब एक प्रश्न आता है बहुत इम्पोर्टेंट कि भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली को क्यों अपनाया गया। स्टार्टिंग में मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये बहुत आसान है, इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है, इसीलिए हमने इसको अपनाया था। दूसरी बात आती है कि इसमें हमारे जो मतदाता होते हैं उनके पास विकल्प बहुत सारे होते हैं, ऑप्शन हो जाते हैं। आगे तो यही वजह थी कि संविधान निर्माताओं ने इसी प्रणाली को भारत में चुनाव के लिए अपनाया था। इसके बाद हम बात करते हैं भारत में जो प्रणाली है दलीय व्यवस्था के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, मतलब भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं और सभी चुनाव लड़ते हैं। जिसको ज़्यादा सीटें मिल जाती है उसकी सरकार बन जाती है, और जिसको सीटें नहीं मिलते या जिसको कम सीटें मिलते हैं वो विपक्ष के रूप में काम करता है। ये तो हुई बहुदलीय प्रणाली। अब हम देखते हैं दलीय प्रणालियों के प्रकार। तो देखिए, सबसे पहली होती है एक दलीय प्रणाली, फिर दूसरी 2 दलीय प्रणाली और तीसरी बहुदलीय प्रणाली। एक दलीय प्रणाली का मतलब होता है जहां पर देश में केवल एक ही राजनीतिक दल होता है। ठीक है, उसी की सरकार बनती है, वही चुनाव लड़ता है, सारा काम वही अकेला कर लेता है और विपक्ष वहां पर नहीं होता। दूसरी मतलब एक ही दल प्रमुख होता है, अन्य दल हो सकते हैं लेकिन प्रमुख दल केवल एक होता है। दूसरी आती है 2 दलीय प्रणाली, जहां पर देश के अंदर 2 ही राजनीतिक दल होते हैं, एक की सरकार बन जाती है और दूसरा विपक्ष के रूप में काम करता है। तो सिंपल से शब्दों में जिस देश में 2 राजनीतिक दल प्रमुख होते हैं उसको 2 दलीय प्रणाली कहते हैं। और तीसरी आती है बहुदलीय प्रणाली, जो भारत में है। बहुदलीय प्रणाली में क्या है कि बहुत सारे राजनीतिक दल जिस देश में होते हैं उसको बहुदलीय प्रणाली कहते हैं। ठीक है, कोई भी एक दल प्रमुख यहाँ पर नहीं होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो प्रथम 3 आम चुनाव हुए थे उस समय भारत में एक दलीय प्रणाली थी। क्यों? क्योंकि जो केवल कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनती थी, हमेशा उसी को ही बहुमत मिलता था, सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी को ही मिलती थी। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है। इसके बाद है निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण की बात हम करते हैं। तो देखिए, स्वतंत्रता से पहले भी इस विषय पर बहस हुई थी, आरक्षण के विषय पर। तो ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी। अब पृथक निर्वाचन मंडल में क्या था कि जिस समुदाय का प्रतिनिधि होंगे उसी समुदाय के लोग उसको वोट कर सकेंगे। जैसे कि उन्होंने बांटा था मुस्लिम, सिख और अन्य में, सामान्य में बांटा था। अब मुस्लिम लोग केवल मुस्लिम को ही चुनेंगे, सिख लोग केवल सिख को ही चुनेंगे, ठीक है, अन्य लोग अन्य अपने लिए चुनेंगे। तो ये थी हमारी पृथक निर्वाचन मंडल। इसकी शुरुआत ब्रिटिश सरकार के समय में ही हो गई थी। अब देखिए, अब हम आगे बात करते हैं संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
अब इसमें क्या है, 543 सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 47 यानी कि 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई थी। अब देखिए इसकी जो अवधि थी वो 10-10 वर्ष करके बढ़ाई गई थी। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में 10 वर्ष के लिए थी, फिर इसको फिर 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कारण क्या था कि जो पिछड़े हुए वर्ग थे, जिनका बहुत लंबे समय से शोषण हुआ था, उनको भी इस मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सके, उनकी भी भागीदारी हमने अपने देश की राजनीति में हो सके, इसीलिए उनको आरक्षण दिया गया था। इसी तरीके से एक और उदाहरण है हमारे पास, महिलाओं का उदाहरण है कि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ाने के लिए महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया, मतलब 33% आरक्षण सीटें जो थी वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई। इसकी वजह ये थी कि महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बहुत कम थी, जिसकी वजह से उनके अधिकारों के लिए कोई लड़ाई लड़ने वाले नहीं थे, बहुत कम व्यक्ति थे। तो ताकि क्योंकि जिसकी परेशानी होती है वही अपनी परेशानी को बहुत अच्छे तरीके से किसी के सामने पेश कर सकता है, तो ताकि महिलाओं का भी कल्याण हो सके, वो भी आगे बढ़ सके, इसीलिए, और महिलाओं की भागीदारी भी अपने देश की राजनीति में हो सके, इसीलिए 33% सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया था। इसके बाद आती है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की। देखिए भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हमारे पास क्या है, भारतीय निर्वाचन आयोग है या फिर भारतीय चुनाव आयोग है। ठीक है, अब ये देखिए इसमें सबसे पहले बात आती है, चुनाव हम तब लड़ेंगे जब हमें चुनाव का अधिकार पहले मिलेगा। ठीक है, वोट डालने का अधिकार हमको मिलेगा। अब भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की प्रणाली अपनाई गई है। अब ये क्या होती है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जब हम 18 साल के हो जाते हैं, भारत का प्रत्येक व्यक्ति जो जब 18 साल का हो जाएगा तो उसको बिना किसी प्रकार के आधार पर भेदभाव किए, बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, वंश, भाषा, क्षेत्र, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किए उसको वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। इसी को ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। अब देखिए सन 89 में 1989 में जो वोट डालने की आयु थी, वयस्क भारत का जो एक वयस्क व्यक्ति था, इससे पहले 21 वर्ष तक था, तो 1989 में एक संशोधन किया गया था और इस संशोधन में मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, ये हमको याद रखना है। अब देखिए मैंने आपको जैसे कि बताया था पहले ही कि जब हम 25 वर्ष के हो जाते तो हम लोकसभा का चुनाव लड़ने के लायक हो जाते हैं। ठीक है, अब हम अपने चुनाव आयोग की बात करते हैं, निर्वाचन आयोग की। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई थी। ये देखो बच्चे आपको याद रखना है, क्या, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और किस चुनाव को लड़ने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, ये मैं आपको एक बार फिर से बाद में बताऊंगी डिटेल में। इससे पहले कि हम अपना भारतीय निर्वाचन आयोग पढ़ लेते हैं। देखिए भारतीय निर्वाचन आयोग जो है अनुच्छेद 324 में इसकी व्यवस्था की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 324(1) में इसकी व्यवस्था की गई है कि भारत में चुनाव कराने के लिए एक चुनाव आयोग या फिर निर्वाचन आयोग होगा। अब निर्वाचन चुनाव से संबंधित जो भी अंतिम निर्णय होगा वो किसका होगा, वो चुनाव आयोग का होगा। अब चुनाव आयोग काम क्या क्या करवाते हैं, है ना, काम क्या क्या करवाते हैं, हमने चुनाव पढ़ लिया कि भाई पूरे देश को इतने निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा। ये बांटेगा कौन, ये बांटेगा भारतीय चुनाव आयोग। ठीक है, स्वतंत्र चुनाव आयोग है हमारा भारत का। निर्वाचन क्षेत्रों में बांटने का काम चुनाव आयोग करता है। मतदाता सूची जारी करने का काम चुनाव आयोग करता है। चुनावों की घोषणा करने का काम, राजनीतिक दलों को मान्यता देने का काम, ये सब काम किसके हैं, ये सब काम है हमारे चुनाव आयोग के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अपने निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता कौन करता है। ठीक है, निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो देखिए हमारे देश में जो चुनाव आयोग है वो बहुसदस्यीय है। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। ये व्यक्ति, ये पद है।
एक व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाता है और दो व्यक्ति जो और चुने जाते हैं वो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। यही सारे काम को संभालते हैं। ठीक है, अपने विभिन्न प्रतिनिधियों के, विभिन्न व्यक्तियों के, कर्मचारियों के माध्यम से चुनावों का कार्य संपन्न कराया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि जब इलेक्शन होते हैं तो बहुत सारे टीचर्स की भी ड्यूटी लगती है। ठीक है, ये चुनाव आयोग के द्वारा ही विभिन्न कर्मचारियों से ये काम संपन्न कराया जाता है। अब जो ये होते हैं हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त, इनका चुनाव कितने टाइम के लिए होता है? 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। मान लो कि किसी व्यक्ति का चुनाव हुआ था कितने 65 वर्ष 64 वर्ष की आयु में कोई व्यक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त बना कितने में? 64 वर्ष की आयु में। तो हमने क्या देखा, या तो 6 वर्ष। अब 6 वर्ष कैसे काटेगा भाई? वो 6 वर्ष तो वो काट भी नहीं सकता, क्योंकि आयु कितनी रखी गई है? 65 वर्ष। तो फिर वो क्या होगा, वो अगली साल ही रिटायर हो जाएगा। 65 वर्ष आयु पूरी होते तो वो 1 साल में रिटायर हो जाएगा। या तो 6 वर्ष पूरे कर ले, किसी की आयु कम है, कोई 45 वर्ष 40 वर्ष की उम्र में मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं, तो वो अपने 6 साल का कार्यकाल पूरा करके रिटायर हो जाएंगे। और जो बना ही लेट एज में है, 64 वर्ष में या 63 वर्ष में बना है, तो वो अपने 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक उस पद पर रहेगा, उसके बाद वो रिटायर हो जाएगा। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ठीक है, अब जो ये हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त है, इनके कार्यकाल को समाप्त होने से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा हटाया भी जा सकता है। ठीक है, ये हटाया कैसे जाएगा? संसद के दोनों सदनों को विशेष बहुमत से पारित करना होगा एक प्रस्ताव, और वह प्रस्ताव राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजना होगा। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जब उस पर हो जाएगा तो फिर जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार जो हम कह सकते हैं कि जो हमारे निर्वाचन आयुक्त हैं उनको भारत का राष्ट्रपति हटा सकता है। काम मैंने आपको बता ही दिए थे, क्या क्या काम होते हैं? मतदाता सूचियों को जारी करना, ठीक है, मतदाताओं का पंजीकरण करना, जो बच्चे जो मतलब अब तो वयस्क हो जाएंगे 18 साल के होते ही, जिनके मतदाता सूची में नाम नहीं है उनको ऐड करना, जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके नाम उसमें से हटाना, है ना। इसके बाद चुनावों का कार्यक्रम, समय, तिथि, कब उसकी घोषणा होगी, कब कराए जाएंगे, कब नॉमिनेशन भरा जाएगा, है ना, कब वो पर्चा भरा जाएगा, पर्चा बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, तो कब फॉर्म भरे जाएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए, टिकट लेने कब, जिसको कहते हैं टिकट लेने जा रहे हैं तो टिकट लेने कब जाएंगे, सारी तिथि हमारा जो चुनाव आयोग है वो तय करते हैं। फिर चुनावों की घोषणा करते हैं, नामांकन प्रक्रिया को शुरू करते हैं। ठीक है, इसके बाद और क्या क्या करते हैं? वो आचार संहिता लागू करते हैं, कितनी तारीख तक ही चुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता भी देते हैं, उन्हें चुनाव चिन्ह प्रदान करते हैं ना। कभी कभी आ जाता है कि भाई राजनीतिक दल है, इनको चुनाव चिन्ह कहाँ से मिलेगा, या क्या ये अपने आप बना लेते हैं? नहीं, इनको राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देने का काम हमारे चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से काम कराएगा, निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने की जिम्मेदारी हमारे चुनाव आयोग की है। यदि ऐसा पाया जाता है कि कहीं पर चुनावों में धांधलीबाजी हुई है तो चुनाव आयोग उन चुनावों को, वहाँ की